अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस के इस सीरीज़ के अंदर गेटिंग स्टार्ट विद सी, उसमें खुश आमदीद कहते हैं आपको। बेसिक सी प्लस प्लस को इस पूरे लेक्चर के अंदर आज हम कवर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को बेसिक सिंटैक्स और सी प्लस प्लस प्रोग्राम दिखाया जाए, सबसे पहले उसके तरफ आते हैं। मैं इसके लिए जो टूल यूज़ करूँगा, मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ करूँगा। नोटपैड प्लस प्लस विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है और उबंटू प्लेटफॉर्म के ऊपर, लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास नोटपैड क्यू के नाम से वही टेक्स्ट एडिटर, उसका अल्टरनेटिव यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज में जाएंगे। सी में जाके सी प्लस प्लस को हमने चूज़ किया। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले जो बेसिक चीज़ आपके पास आती है वो होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि आपके कंपाइलर को बताती है कि हमारे प्रोग्राम में कौन सी फाइल्स, कौन सी वर्किंग हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो बेसिक जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हमारे पास जो हेडर फाइल, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं। बेसिकली इट मीन्स जो कि हेडिंग्स आपके प्रोग्राम की कंटेन किए होते हैं, डेफिनेशंस लाइब्रेरी कंटेन किए होते हैं आपके प्रोग्राम की। तो सबसे पहले जो हेडर फाइल हम इसके अंदर इंक्लूड करवाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। हमने जो इसके प्रोग्राम के अंदर जो सबसे पहली हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है, एंड दैट इज़ आयोस्ट्रीम। आई स्टैंड फॉर इनपुट, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो कि हमारे प्रोग्राम की इनपुट आउटपुट के फ्लो को कंट्रोल करेगी। उसके बाद नेम स्पेस, उसके बाद हमने एक नेम स्पेस को यूटिलाइज़ किया है। उस नेम स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए हमने अपनी इस हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया है। और उसके बाद डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट राइट ए मेन मेथड। एक आपके प्रोग्राम के अंदर, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में एक मेन मेथड लाजमी कंटेन होगा और उसके बगैर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कभी भी नहीं हो सकता। आपका जो प्रोग्राम होता है सी प्लस प्लस का है, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, उसके अंदर आपको अपने डाटा को स्टोर करवाने के लिए कुछ मैकेनिज़्म, कुछ वेरिएबल्स जिन्हें हम कहते हैं, कुछ मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर आपका डाटा इनपुट है, चाहे आपका आउटपुट है या आपके ऑपरेशंस है। तीन चीज़ें, जब आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 आउटपुट, नंबर 3 ऑपरेशंस। आपने इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपने परफॉर्म करनी है तो आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो वेरिएबल्स हैं उनका जो टाइप होती है, उनकी जो डाटा टाइप, वो टोटली डिपेंडेंट होती है आपके डाटा के ऊपर। आप जिस टाइप का डाटा स्टोर करवाने जा रहे हैं, जिस टाइप का डाटा को मैनिपुलेट करने जा रहे हैं, प्रोसेस करने जा रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि हमारा बेसिक इस टाइम हम बेसिक के ऊपर है, तो हम एक इंटीजर टाइप का 1 2 3 4 इस टाइप का हम डाटा, अगरचे वो नेगेटिव है और या वो पॉजिटिव है, उस टाइप का डाटा हम इनपुट करवाने जा रहे हैं यूज़र से और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया है, इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, साथ उसकी डाटा टाइप कंकैटिनेट कर दी है, ताकि फर्दर अगर मैं 1000 लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ तो आगे जाकर मुझे पता लग जाए कि मेरे इस वेरिएबल जो डाटा वेरिएबल जो है मेरे पास, इसकी जो अंदर जो किस टाइप का डाटा ये कंटेन किया हुआ है, इंटीजर टाइप का डाटा कंटेन किया हुआ है। अगली चीज़ जो आती है आपके पास, स्क्रीन पे आपने एक मैसेज प्रिंट करवाना है। तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर जो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होता है वो सी आउट। आपने सी आउट के आगे सी स्टैंड फॉर कंसोल एंड आउट स्टैंड फॉर आउटपुट, जो कि आपके पास जिसकी डेफिनेशन आईओ स्ट्रीम जो है इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा होता है। तो एंटर अ नंबर आपने डबल कोट्स में जो चीज़ जैसे लिख देते हैं आप सी आउट के आगे, वो वैसे ही एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर आपकी प्रिंट हो जाती है कंसोल के ऊपर। और डेफिनेटली व्हेन यू हैव प्रिंटेड द मैसेज ऑन द स्क्रीन, एंटर अ नंबर, द सेकंड वन लाइन विल बी that will be C in console input। कंसोल इनपुट के आगे आपके पास हमेशा आपका वेरिएबल आता है जिसके अंदर आपने अपने डाटा को स्टोर करवाना है। तो हमारे पास जो वेरिएबल इस टाइम मौजूद है, हमारे पास उस वेरिएबल का नाम है इंट वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट वेरिएबल।
अब मेरा डाटा इस वेरिएबल में प्रिंट इनपुट हो चुका है, स्टोर हो चुका है। अब मैंने इस डाटा को अपने कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो डेफिनेटली आई विल राइट द वैल्यू यू एंटर्ड, something like this, and definitely I will close the double quotes here, and then इस लाइन के अंदर जो मेरे यहाँ पे पर्पज़ है, मेरा पर्पज़ ये है कि मैं स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज प्रिंट करवाऊँ, द वैल्यू एंटर्ड, और उसके बाद मैं अपनी वो वाली वैल्यू जो मेरी इस वेरिएबल में इनपुट हुई है उसको यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा दूँ। तो डेफिनेटली आई विल राइट द वेरिएबल नेम हेयर विच कंटेन द वैल्यू ऑफ ओवर वेरिएबल। यहाँ पर मैंने अपने उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे प्लेस कर दिया है। एक और चीज़ होती है आपके पास, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स या एस्केप सीक्वेंस होते हैं आपके पास, एस्केप सीक्वेंस होते हैं आपके पास, और वो क्या करते हैं आपके आउटपुट की स्टाइल उसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं आपके पास C++ लैंग्वेज के अंदर। तो उनको आप एक आपके पास जो बड़ा ही मशहूर वो है, वो आपके पास है बैकस्लैश n क्या करेगा, आपको न्यू लाइन में आपका मैसेज प्रिंट करवा देगा। देन डेफिनेटली आई विल राइट। अच्छा, आपका प्रोग्राम जब सक्सेसफुल कंपाइल हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है, यू हैव टू राइट रिटर्न ज़ीरो मीन यू हैव कंपाइल्ड योर प्रोग्राम सक्सेसफुली या एग्जीक्यूटेड योर प्रोग्राम सक्सेसफुली। आप अपने प्रोग्राम कंपाइलर को बता रहे हैं कि यहाँ तक रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते हो तो डेफिनेटली देयर विल बी बिल्ड एरर, आपका वहाँ पे बिल्ड का एरर आएगा। तो आपको यहाँ पे हमेशा 0 ही प्लेस करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। इस प्रोग्राम को मैंने कंट्रोल S दबाया सेव करने के लिए। मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक C++ का फोल्डर बनाया हुआ है, और उस फोल्डर के मैंने अब यहाँ पे जाके इसका नाम मैं लिख देता हूँ बेसिक प्रोग्राम, एंड सेव कर देता हूँ मैं इसको। अब मैं इधर आया हूँ, अपने उस डायरेक्टरी में आया हूँ, तो मेरा यहाँ पर ये जो है प्रोग्राम जो मैंने सेव किया था वो यहाँ पे है। अब मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इन टर्मिनल। आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपनी विंडो के ऊपर जो एड्रेस बार है उस पर जाना है, वहाँ पे जाकर सारे एड्रेस को रिमूव करना और वहाँ पे CMD लिखना और एंटर प्रेस कर देना। आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसी डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा, जिस तरह ये मेरा इस डायरेक्टरी में ओपन है। अदरवाइज यू कैन यूज़ टूल something like dev C++ or code block, but I will use code editor to execute your program using a code editor or text file. You have to write G++ and the name of the file basic program .cc, extension of the file that is .cc, ठीक है। I have written and press enter. When you will press enter, आपके पास एक यहाँ पर एक इस तरह की एक फ़ाइल आ जाएगी a.out के नाम से, आउटपुट के नाम से। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब भी आपने एग्जीक्यूट करना है तो आप डॉट प्लेस करेंगे, / प्लेस करेंगे, और उस फाइल का नाम, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम a.out। तो हम यहाँ पर a.out लिख देंगे, a.out। तो जिस तरह हमने उसको एंटर किया तो वो कहते हैं एंटर अ नंबर, आई विल राइट 45 हेयर, एंड देन यू कैन सी दैट हमारे पास जो आंसर है वो हमारा इस स्क्रीन के ऊपर कंसोल पे प्रिंट हो गया। द वैल्यू यू एंटर्ड इज इक्वल टू 45। बिकॉज हमने यहाँ पर अपने वेरिएबल के बाद एंडल नहीं किया, अच्छा, ये जो आपके पास है \n है, ये 2 तरीक़ों से वर्क कर सकता है। इसके 2 सिंटैक्स, या तो आप \n लिख दें, और \n जो है आपके पास एस्केप सीक्वेंस ऑलवेज विल बी इन डबल कोट्स। आपके पास इसका जो अल्टरनेटिव है वो है एंडल है। आप यहाँ पर इस तरह कर दें एंडल, तो इसका और वो जो \n है दोनों का पर्पज़ एक ही है, बस फ़र्क ये है कि ये जो एंडल है आपका ये डबल कोट्स के बगैर आता है और वो जो है डबल कोट्स के साथ आता है। तो ये आपका बेसिक प्रोग्राम था, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। अगर आप देखें तो ये प्रोग्राम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा,
ठीक है। ये टोटली जो है डिपेंडेंट है कंपाइलर के मर्ज़ी के मुताबिक एग्जीक्यूट हो रहा है। और जो एग्जीक्यूशन होती है आपके C++ के प्रोग्राम की, वो टॉप टू डाउन होती है और लेफ़्ट टू राइट होती है आपकी, ठीक है। वो इस तरह एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये जो आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल करें। अब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हम जो मर्ज़ी लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहें वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, और जिस लाइन को हमने स्किप करना है वो लाइन स्किप होगी। तो इस चीज़ को, इस पर्पज़ के लिए जो स्ट्रक्चर आप अपने इस जो बेसिक सिंटैक्स है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर है आपका C++ के प्रोग्राम का, आप इसको कन्वर्ट करते हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो हम कंडीशनल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे, इट इज़ इफ़ एल्स, ठीक है। इफ़ एल्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कंट्रोल N मैंने यहाँ पर प्रेस किया है, लैंग्वेज में किया हूँ J में जाके मैंने जावा को सिलेक्ट किया है। डेफिनेटली आई विल कॉपी पेस्ट द प्रीवियस हेडर फाइल्स, बेसिक फाइल्स। सो यहाँ पर मैंने IOStream, ये एक बेसिक जो फाइल है मेरी, मैंने उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। मैं कंट्रोल S प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम अब जो राइट करूँगा, मैं कंडीशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे राइट अप किया है। आई थिंक दैट आई हैव सेलेक्टेड द रॉन्ग एक्सटेंशन C++। नाउ इट्स ओके। कंट्रोल S, सेव मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर जब मैं आया हूँ, यहाँ पर आके मैं डेफिनेटली उसी तरह मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, int num1। मैं दो वेरिएबल बल्कि यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, एक ही लाइन में, मैं सिंगल लाइन में भी कर सकता हूँ, int num2। अब आई विल इनपुट बोथ द वेरिएबल्स यूजिंग द कंसोल। तो जी हमारे दोनों नंबर इनपुट हो चुके हैं कंसोल के ज़रिए से। पहला नंबर जो है हमारा, फर्स्ट नंबर हमारा int num1 वेरिएबल के अंदर कंटेन किए हुए हैं, और int num2 जो है हमारा सेकंड वेरिएबल, सेकंड वैल्यू को कंटेन किए हुए हैं। अब हम यहाँ पर करना ये चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास के फर्स्ट नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है तो हम इसको मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दें। तो डेफिनेटली हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि अब हम इफ़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इफ़ बेसिकली आपके पास एक फंक्शन है जो कि अपने अंदर एक आर्गूमेंट लेता है, वो दैट इज़ कॉल्ड कंडीशन। और उस कंडीशन के बिहाफ के ऊपर इफ़ के अंडर आपके पास जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपके पास आपके पास जितनी भी इफ़ के अंडर स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अब हम इसके अंदर क्या चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम चाह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 अगर है, ठीक है, तो वो हमारा स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट करवा दे, फर्स्ट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इस तरह सिंपल सा प्रोग्राम है आपके पास, int num1 डिविजिबल बाय int num2 डबल इक्वल टू 0, ठीक है। या एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, आपके पास ऑपरेटर्स अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, एक आपके पास कंपैरिजन के अंदर आपके पास इस तरह आता है, एक आपके पास लेस देन इक्वल टू होता है, एक आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एक आपके पास नॉट इक्वल टू होता है। इफ़ के अंदर सिंगल इक्वल कभी भी नहीं आएगा, यहाँ तो वो आएगा तो वो किसी के कम्बिनेशन के साथ आएगा, नहीं तो वो यहाँ तो डबल 2 बार आएगा। सिंगल इक्वल कभी भी यहाँ पर कंटेन नहीं होगा, क्योंकि सिंगल इक्वल का मतलब है वैल्यू असाइन करना, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर टू वैल्यूज़ हेयर। हम इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हम इसके रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं, इस वजह से हमने डबल इक्वल यहाँ पे प्लेस किया है। एंड आई विल प्रिंट आउट माई मैसेज हेयर। Leave the spells mistake because we are not going to correct them spells. Control S and I will in the here you have to write G++, sorry, G++,
the name of the file conditional structure .cc. then definitely you have to write a dot out, enter first number, I will write here 45, enter second number, I will write here 7, because 45 is not divisible by 7. हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कुछ मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ. मैंने आपको पहले बताया था यही इफ़ कंडीशन का, इफ़ स्टेटमेंट का आपके पास ड्रॉबैक है कि अगर वो कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, ट्रू ही नहीं हुई, उसने रिटर्न ही नहीं किया आपको ट्रू आंसर, ट्रू रिटर्न नहीं किया, तो वो डेफिनेटली उसके नीचे हमारे पास एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, जो भी इफ़ को अंडर कंटेन किए हुए हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. अगर आप चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आपको कोई मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो, तो आपको यू हैव टू राइट द एल्स कीवर्ड, कॉपी है एंड पेस्ट इट, नॉट विजिबल, कंट्रोल एस, जस्ट press the arrow key up, you will get the previous command, and first number 45. now I will write the 7. you can see, आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन फॉल्स होने की वही प्रोग्राम जो हमने पहले वैल्यूज़ पुट की थी उस सूरत में कोई मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब हमने उसको एल्स कीवर्ड के साथ प्लेस किया, राइट अप किया, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ. तो ये हमारे पास था इफ एल्स स्ट्रक्चर था. अब हम इसको नेस्टेड भी कर सकते हैं, आप चाहे इसको नेस्टेड इफ एल्स कर लें आप, ये अब आपके टोटली आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. नेस्टेड से क्या मुराद है, इफ़ के अंडर इफ़ आप अगर कंटेन किए हुए हैं तो डेफिनेटली वो आपके पास क्या है. अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ फॉर एग्जांपल, मैं आपको चलें कर देते हैं, हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं जो कि नेस्टेड इफ एल्स को इम्प्लीमेंट किए हुए होगा. मैं इंट num3 एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ. कम लॉजिकल ऑपरेटर्स को कर लेते हैं. int num1 ग्रेटर देन int num2, देन आई विल चेक इफ int num1 great is also greater than int num3. if it is greater than both numbers, then definitely it is the biggest number or largest number. I will not write here int num1 because it's the variable name. Instead of it I will write int num1 outside the double quotes. And then I will check else if in case अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है. तो अब हमारे पास कितनी रह गए हैं वेरिएबल चेक करने वाले, 2 वेरिएबल्स रह गए हैं, int num2 एंड int num3. तो डेफिनेटली हमने अब कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए हमने एल्स के आगे इफ़ लगा दिया. आई विल कॉपी टोटल कोड फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट हेयर. आई विल राइट इफ int num, then now I will check int num2. if it is greater than int num1, and the second one will be int num2 is greater than int num3, then definitely second number will be the largest. Control C, Control V, copy and paste, just copy and paste. Else I will just paste here int num3 is the largest number. कंडीशंस हमारा इस टाइम इस प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल मिस्टेक है, बट मेरा पर्पज़ आपको ये करवाना है कि हमारे पास ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी. मैं इसकी एग्जीक्यूशन आपको करके दिखाऊंगा. इसमें डेफिनेटली इसमें लॉजिकल मिस्टेक एग्जिस्ट कर रही है. तो मैं यहाँ पर पहले, बल्कि इसको यहाँ पर आके \n मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा. \n
to move into the new line. Okay, and then in the end I will write return 0. It's totally up to you. ये आप लिखते हैं या नहीं लिखते ये आपके ऊपर है, नहीं तो आपका कंपाइलर इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्लेस कर देता है. Just press the arrow key up to print the fetch the previous command you have typed. आगे एंटर प्रेस करेंगे and then a dot out, enter first number I will write 34 and the second number I will write 23 and the 67. तो डेफिनेटली हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर एरर था, तो एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज अभी हम देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ. सबसे पहले हमने 3 नंबर्स को इनपुट करवाया, तीनों नंबर इनपुट हो गए. इफ़ यहाँ पे था नंबर 1 में हमारे पास क्या 34 है, आपके सामने यहाँ पे कंसोल मैंने प्लेस किया हुआ है 34 है. सेकंड नंबर हमारे पास 23 है, 23 से ग्रेटर है, अंदर आ गया, कंडीशन ट्रू है. फिर 34 67 से ग्रेटर है, थर्ड नंबर, कंडीशन फॉल्स हो गई. तो अब क्या होगा, अब यही इसको एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा. ठीक है, जब जैसे ही वहाँ से बाहर आया आपके पास कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में, अब इसकी इफ़ तो एग्जीक्यूट हो गई थी ना, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर आके प्रिंट नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये सारा बस बाहर आ जाएगा आपके पास. ठीक है, क्योंकि ये वाली इफ़ का जो है आपके पास एल्स इफ ये वाला है आपके पास. फिर अच्छा उसने यहाँ से आए, यहाँ से आने के बाद ये एग्जीक्यूट तब होगा जब आपके पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो आपके पास कोई भी आगे सिंपल स्टेटमेंट नहीं है जो इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो आपके पास वो आंसर उस तरह प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर. कोई भी आंसर आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा. ये आंसर कब प्रिंट होगा, अब हम एक कंडीशन, इनमें से कोई एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. मैं फर्स्ट नंबर हमेशा ग्रेटर कर देता हूँ सेकंड और थर्ड नंबर से, देन यू विल सी कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर. मैं अगर दोबारा से ए डॉट आउट को एग्जीक्यूट करूँ, मैं कहता हूँ इस टाइम 61 मेरा 67 है, सेकंड नंबर 34 है एंड 23 है. तो आप देख सकते हैं हमारे पास 67 इज़ द लार्जेस्ट नंबर. हमारे पास ये वाला स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट हुआ है 67 हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है. ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी सी लॉजिक थी, लॉजिक तो नहीं थी, खैर हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी, नेस्टेड इफ़ को देखा हमने, और इफ़ एल्स के अंदर हमने इफ़ को देखा और इफ़ एल्स को हमने देखा. बाकी का जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है आपका इफ़ एल्स से, इसको प्रोग्राम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ढालना वो आप लोगों का काम है. ठीक है, उसको आपने अपने मुताबिक इसको जस्ट इम्प्लीमेंट कर लेना है. हमने जस्ट देखा है कि वो कोई नेस्टेड इफ़ को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. हाँ, एक और बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर अगर हमारे पास मल्टीपल मोर देन वन स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है किसी भी इफ़ कंडीशन के अंडर या लूप के अंडर, वट एवर स्ट्रक्चर यू आर यूजिंग, तो आपके पास हमेशा आपने उसको बॉडी बनाकर लिखना है. ठीक है, ब्रैकेट्स में, करली ब्रेसेस में आपने हमेशा उसको प्लेस करना है. तो यहाँ पर ये इस तरह आपने प्लेस कर दिया. ठीक है, मोर देन वन स्टेटमेंट की सूरत के अंदर, उसके अंदर. लेकिन अगर आपके पास एक ही आपके पास स्टेटमेंट एग्जिस्ट करी तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है. तो ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर था इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ था और नेस्टेड इफ़, ये इस तरह इम्प्लीमेंट होता है. ये आपको हमने डिटेल में देखा. आप लोग अब इसको जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं. कंडीशन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, उसको देखा हमने, जिसके अंदर हमने इफ़, नेस्टेड इफ़ एल्स इफ, वट एवर, हमने इस टाइप का सारा कंडीशन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर लिया है. अब हम नेक्स्ट कंडीशन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड दैट इज़ स्विच स्टेटमेंट. और वो आपके पास इफ़ एल्स का अल्टरनेटिव है, आपके पास इफ़ एल्स इफ का आपके पास अच्छा अल्टरनेटिव है. जब आपके पास लिमिट टू व्हेन यू आर लिमिटेड टू योर कंडीशंस, तब आप जो है स्विच स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं. अक्सर बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि सर हमने इसको इम्प्लीमेंट कब करना है. तो जनाब, जब हमारे पास लिमिटेड टाइप की कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, लिमिट टाइप की कंडीशंस हैं, तो तब हम स्विच स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे. ये बेटर है, हमारे पास स्ट्रेटजी है रैदर देन हमारे पास इफ़ एल्स इफ के ज़रिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिक पुराना उसको कॉपी कर लेते हैं सारे का सारा. मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और न्यू फाइल मैंने क्रिएट की, लैंग्वेज में गया सी में जाके मैं इसको C++ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ. अब इस टाइम मैं एक ही जस्ट वेरिएबल उसको इनपुट करवाऊँगा एंड
enter the number, and definitely I will remove the one from here. अच्छा, आपके पास सेम जिस तरह आपके पास इफ़ था, सेम वैसे ही यहाँ पर आपके पास उसका कीवर्ड एग्जिस्ट करता है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है स्विच का। तो आपने इस तरह लिखना है, और जिस तरह आपके पास, और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, बॉडी इसकी क्लोज कर देनी है। यहाँ पर आपके पास सारी बॉडी आएगी स्विच की। अब जिस तरह आपके पास इफ़ के अंदर आप लॉजिकल आपके पास कंपैरिजन स्टेटमेंट थी, आपके पास वट एवर जितनी टाइप की आप चीज़ें वहाँ पे प्लेस कर सकते थे, तो यहाँ पे स्विच के अंदर अब यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल भी प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एक एक्सप्रेशन भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक्सप्रेशन तो है आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कहता हूँ 1 + 2 - 3, ठीक है, 2 - 3 या 2 - 1, इस तरह मैं कह देता हूँ। तो अब डेफिनेटली ये पहले रिजोल्व होगा लेफ्ट टू राइट बोथ मास, इसके ऊपर अप्लाई होगा ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके ऊपर अप्लाई होगा, और उसके बाद इसका डेफिनेटली कोई ना एक सिंगल वैल्यू में रिजल्ट आएगा। तो वो आपका जवाब वही आएगा जो आप एक सिंगल वेरिएबल लिख के रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका अक्सर बुक्स के अंदर लिखा आता है कि आप यहाँ पर एक्सप्रेशन भी राइट अप कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हमने इनपुट करवाया, हम वो उसी वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करेंगे, सिंगल वैल्यू को। अच्छा, आपके पास डिफरेंट केसेस होते हैं यहाँ पर इसके अंदर एग्जिस्ट कर होते हैं, क्योंकि वो इफ़ एल्स इफ होता है आपके पास। इफ़ कंडीशन ट्रू अगर होती है, नहीं होती तो एल्स इफ चलता है, एल्स इफ नहीं है फिर आगे इस तरह चलता जाता है। सेम वैसे ही आपके पास यहाँ पर डिफरेंट केसेस होते हैं, जिसमें केस 1 केस ऑलवेज कंटेन अ नंबर इन फ्रंट ऑफ इट एंड क्लोज बाय अ कॉलन। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्लोज कॉलन के ज़रिए से आप उसको क्लोज करते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना मैसेज प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोर देन वन स्टेटमेंट की सूरत के अंदर जितनी भी आपके पास कंडीशन है, आप विदाउट ब्रेसेस आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, करली ब्रेसेस। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं 1, ओके। एंड अब क्योंकि हमारे पास करली ब्रेसेस यहाँ पे मौजूद नहीं होती, तो हमने अपने इस ये जो बॉडी है इसको हमने स्टॉप भी करना है, जो कि केस 1 के अंडर एग्जिस्ट कर रही है। To stop the body existing in under the case 1, you will write break here. I will copy paste the whole previous one. Case 2, this time I will replace it with case 2, and this time I will write 3. Here I will write 3. ये पास करके यहाँ पे ताकि आपका वक्त बच जाए। मैंने 7 केसेस यहाँ पे प्लेस कर दिए, 7 केसेस, और मैसेज को मैंने रिप्लेस कर दिया। 1 2 3 को मैंने रिप्लेस कर दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया है, डे नंबर एंटर करेगा वीक में, तो उसके कोरस्पॉन्ड आपके पास जो भी डे है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि 7 डेज एग्जिस्ट करते हैं एक वीक के अंदर, तो डेफिनेटली 8 डेज नहीं होते हैं। तो मोर देन हमारे पास 7 मोर देन 7 की सूरत के अंदर, यानी कि एल्स, अगर इसको हम इफ़ एल्स इफ के अंदर जाएँ तो इसके कोरस्पॉन्ड जो हमारे पास कीवर्ड आएगा वो एल्स आएगा। तो यहाँ पे एल्स जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा डिफ़ॉल्ट के साथ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट के साथ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और आप स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड डे नंबर। ठीक हो गया जी। ये आपका एक प्रोग्राम था, बेसिक प्रोग्राम, तो स्विच के ज़रिए से आपने इम्प्लीमेंट किया। डेफिनेटली रिटर्न 0 विल बी देयर एंड यू विल क्लोज द मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। कंट्रोल S प्रेस किया जी। इधर आके अब हम इसको सेव करेंगे, switch.cc। कंसोल मैंने जी ओपन किया हुआ है। उबंटू में मैं इसको क्लियर लिखूँगा। अगर आप विंडोज़ में तो CLS लिख के एंटर प्रेस करेंगे, आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। टू प्रेस एरो की अप, आई विल रिमूव दिस वन, switch.cc। आफ्टर दैट आई दिस वन, एंटर द नंबर, आई विल राइट 4 थर्सडे। तो नंबर 4 पे हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, थर्सडे एग्जिस्ट कर रहा है।
मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी 8। तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन हमारे पास 7 से ग्रेटर जो भी चीज़ होगी हमारे पास 1 से लेके 7 के दरमियान कोई भी चीज़ होगी तो वो ये चीज़ें प्रिंट होंगी। अगर एक या एक से ज़्यादा कोई चीज़ हमने नंबर इनपुट किया तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंडीशन आउटपुट होगी एंड दैट इज़ इनवैलिड डे नंबर। ठीक हो गया। ये हमारे पास लास्ट हमने आज कंडीशनल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जिसके अंदर स्विच स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। इसकी जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हैं स्ट्रक्चर से। अगला हमारा जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड लूपिंग कंस्ट्रक्ट। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ये एक ही स्टेटमेंट अगर हमने इसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हम इसको बार बार लिखेंगे। कितनी बार लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते इसको मोर देन वन। तो इससे अच्छी इसकी जगह जो बेस्ट स्ट्रेटजी आपके पास एग्जिस्ट करती है डैट इज़ लूपिंग कंस्ट्रक्ट। तो आज हम सबसे पहले लूपिंग कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे दैट इज़ वाइल लूप। लैंग्वेज में गए, न्यू फाइल हमने क्रिएट की, सी में जाके C++ को हमने सेलेक्ट कर लिया। प्रीवियस प्रोग्राम में जाके हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड जस्ट आई विल पेस्ट इट हेयर। आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप को पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है डबल फॉरवर्ड स्लैश मीन्स कमेंट, आपके पास ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज सिंगल लाइन कमेंट इन C++ एंड दिस इज मल्टी लाइन कमेंट इन C++। अगर आपके पास मोर देन वन लाइंस आपके पास हैं, आपने उनको कमेंट करना है तो आप फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक प्लेस करेंगे और इस तरह ये आपके पास कमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये देख लें। अच्छा, एनीवे यहाँ पर आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे वाइल लूप इन C++। अच्छा, वाइल का सिंटैक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो वाइल आपके पास जस्ट जिस तरह आपके पास वो इफ़ कंडीशन थी सेम वैसे ही वाइल कीवर्ड होता है आपके पास। इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन आती है और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वेरिएबल, यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वेरिएबल आता है और यहाँ पे आपके पास इसकी बॉडी होती है ऑफ द प्रोग्राम या बॉडी ऑफ द लूप। इट विल बी द राइट सेंटेंस फॉर दिस। तो यहाँ पे आपके पास यानी कि ये कंडीशन जो है टोटली डिपेंडेंट होती है आपकी इस वेरिएबल के ऊपर होती है। और ये जो वेरिएबल होता है, सवाल ये पैदा होता है कि ये वेरिएबल क्या चीज़ है। ये सिंपल आपका वेरिएबल है जो आपने प्रीवियस प्रोग्राम में यहाँ पर ये बनाया है, बस उसके अंदर आप इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कितनी वैल्यूज़ का होता है। ये टोटली आपकी प्रोग्राम की लॉजिक पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इवन नंबर प्रिंट करवाने जा रहे हैं तो आप एक का इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, एक इवन नंबर में आप एक ऑड में एक का इवेंट प्लस करते जाएंगे तो आपके पास एक इवन नंबर आता जाएगा ऑड नंबर में। ठीक है, 1 था तो 1 में आपने प्लेस कर दिया, 1 तो 2 आ गया। ठीक है, इस तरह आप 2 में इस तरह आप चलते जाएंगे। आप 3 में जब आएंगे तो इस तरह आप चलते जाएंगे। एनीवे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर होता है। आप अगर फॉर एग्जांपल आप टेबल प्रिंट करवाने जा रहे हैं या वट एवर जो भी आप करने जा रहे हैं, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट करना है, 2 का करना है। तो इंक्रीमेंट के लिए जो आपके पास चीज़ इस्तेमाल होती है ऑपरेटर वो प्लस होता है। आप प्लस इक्वल टू भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ए फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक वेरिएबल है ए है, आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू A+1। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको A+ इक्वल टू 1 इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको A++ आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एक स्टेटमेंट आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपके पास इंक्रीमेंट होती है। अगर आपने डिक्रीमेंट करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको डेफिनेटली A- कर देंगे और यहाँ पे A- इक्वल टू 1 A- इज इक्वल टू A-1 कर देंगे। तो अब हम एक वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं यूज़र से और एक टेबल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ प्रिंट करवाऊँगा स्क्रीन के ऊपर बिकॉज क्या वजह है, वो वजह ये है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4,
2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, ठीक है। एंड अप टू सो ऑन, आप यहाँ पर आते हैं तो अप टू सो ऑन, ठीक है। आप यहाँ पे अप टू सो ऑन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 20, आप इस तरह स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। आपका जो टेबल एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, ये अगर ध्यान दें आपके पास ये जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है। और ये वेरिएबल 1 to 10 मूव कर रहा है, और ये वेरिएबल जो 1 to 10 मूव कर रहा है वो बार बार आपके इस कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर स्क्रीन पे आंसर रिजल्ट प्रिंट करवा रहा है। तो मैं अगर इसको कमेंट कर दूं ताकि आपको बाद में इसकी लॉजिक समझ आए, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये लीजिए, जब हम दो वेरिएबल लेंगे, एक ये कांस्टेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है ये हमेशा, मैं उसके लिए ले लेता हूँ नाम, ठीक है, इंट नाम। एंड नेक्स्ट वेरिएबल इज जिसकी वैल्यू 1 से लेके 10 तक मूव कर रही है। प्रोग्रामिंग के टर्म में इसे हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल। काउंटर के नाम से मैंने इसका इंट काउंटर, क्योंकि इंटीजर टाइप का काउंटर है ये, तो मैंने इंट काउंटर इसको नाम रख दिया। एंड मैं इन दोनों को इनपुट करवा लेता हूँ, कंट्रोल C किया है, और यहाँ पे आके मैं स्क्रीन पे मैसेज इसका प्रिंट करवा देता हूँ। एंटर नंबर, एंटर दी नंबर, और यहाँ पे आके मैं इंट नाम, और काउंटर तो मैं इनपुट नहीं कराऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि उसको मैंने 1 से अब इनिशियलाइज कर दिया है। अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए कोई वैल्यू असाइन कर दी जाए तो वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है। अब क्योंकि मैं मूव कर रहा हूँ 1 to 10 तक, 10 पे जाके मैंने रुकना है, तो ये कौन सी वैल्यू मेरी 1 से 10 पर जाकर स्टॉप करेगी, ये वाली वेरिएबल में जो वैल्यू है, तो मैं कंडीशन में इसी वेरिएबल को प्लेस करूँगा। मैं कहूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जब तक वो 10 के इक्वल है तब तक जो है ये लूप आपका बॉडी एग्जीक्यूट होती रहे। अब मैं डेफिनेटली ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा जी इंट काउंटर प्लस इक्वल टू 1, एक एक का इंक्रीमेंट करें ना, क्योंकि 1 2 3 अप टू 10 तक ये मूव करेगा। और बिफोर इंक्रीमेंटिंग डेफिनेटली आई विल मल्टीप्लाई द काउंटर वेरिएबल विद द नंबर एंड print the result on the screen after the equal sign. So to write this I will write int num, and definitely I have to write this variable here, the value, and then multiply the symbol, and then I will write, instead of static I will write x in lowercase, and then I will write here the counter variable, and that is in counter, and then to give a space I will do this, and then I will यहाँ पर हम जो है अपना जो इसका आंसर है वो क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आंसर प्रिंट आउट हो रहा है। तो आप एक तरीक़ेकार इस तरह भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर बना लें इंट रिज़ल्ट, एक इंट रिज़ल्ट टाइप का एक वेरिएबल बना लें आप, और उसके अंदर आप इस तरह कर सकते हैं इंट नाम मल्टीप्लाई बाय इंट काउंटर, और यहाँ पर आप लिख दें इंट रिज़ल्ट। तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई, अगर आपने ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगी अब आपकी, आपने ये नहीं करना, मेमोरी ज़्यादा आपको पे हो रही, कंट्रोल X करके आप यहाँ पर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, मेमोरी हम कंज्यूम नहीं करते ज़्यादा। तो ये हमारा स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो जाएगा, ये 10 तक चलेगा। उसके बाद हमने रिटर्न 0 and close the bracket of the main function here, control S, I will write it as while.cc, save. Now I will write G++ and then while.cc, then a.out, enter the number,
I think the error is it must print that. Let me check the error. सो आंसर हमारा प्रिंट आउट हो गया है। नई लाइन में जाने के मैं एंडल यहाँ प्लेस करूँगा। एरर जो हमारे पास है यहाँ पर ये कंडीशन का था, यहाँ पे हमने पहले ग्रेटर देन लगाया हुआ था, उसको मैंने लेस देन किया बिकॉज 1 to 10 मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास वही होगा। मैं क्लियर कर लेता हूँ कंसोल को, फाइल को मैंने जी दोबारा कंपाइल किया है एंड देन आई विल प्रिंट आउट इट एंड देन हियर इट इज़। हमारे पास वो टेबल, उसके कॉरस्पॉन्ड जो टेबल था वो स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो गया। तो ये जो प्रोग्राम हमने देखा आज वाइल लूप को इम्प्लीमेंट किया है, इस तरह वाइल लूप को यूज़ करते हुए आप किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर हम नेक्स्ट लूप की तरफ मूव करते हैं इंशाल्लाह। कंट्रोल लाइन मैंने प्रेस लूप हम देखने जा रहे हैं। दिस इज डू वाइल लूप। वाइल लूप आपके पास जस्ट इसी प्रोग्राम के अंदर मैं चेंजिंग करूँगा, बल्कि मैं इसी में ही चेंजिंग कर लेता हूँ। जस्ट अब देखते जाइएगा मैं चेंजिंग किस तरह करूँगा। मैंने इस कंडीशन को कंट्रोल एक्स किया, कट किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और जहाँ पे ये मेरा वाइल था वहाँ पे मैंने जस्ट एक लफ्ज़ लिखा डू। अच्छा, वाइल और डू वाइल लूप में फ़र्क ये है कि जो वाइल लूप है आपका प्री टेस्ट लूप है, आपके पास कंडीशन पहले आती है, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम बाद में आती है, लूप आपके बाद में आती है। और आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन डू वाइल में आपके पास क्योंकि बॉडी पहले एग्जिस्ट कर रही है, वो कह रहा है ये काम कर दो। डू मीन कर दो, क्या काम करें जी, ये काम आप प्रिंट कर दें, जो भी वट एवर जो आपका जो यहाँ पर ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसको परफॉर्म करने के बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। अगर वो फॉल्स होती है तो वो फिर डू के ऊपर नहीं जाएगा, नहीं तो वो डू पे मूव करेगा। ये वाइल का लेबल है डू, ये इस वाइल का लेबल है डू। ये बार बार यहाँ पर इस तरह मूव करता जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और जब ये फॉल्स होगी तो ये दोबारा डू लेवल पे नहीं जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कीवर्ड है वैसे एक डू। तो अब मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया है एंड now I will write compile the program again। हाँ, एक और बात जो आपने याद रखनी है, सॉरी, यहाँ पे आपके पास सेमी कॉलन लाजमी आएगा। डू वाइल में वाइल के बाद हमेशा सेमी कॉलन आता है, वो मुझे यहाँ से अब याद आया कि सेमी कॉलन आपने लाजमी प्लेस करना है। मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको और मैंने इसको कंपाइल किया आउट। इस टाइम 7 का टेबल प्रिंट करवा लेते हैं। ये ले हमारे पास डू वाइल के ज़रिए से टेबल प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब सेम काम हम नेक्स्ट लूप हमारे पास जो है वो है फॉर लूप। सेम काम हम फॉर लूप के ज़रिए से करेंगे। मैं दोबारा इसको कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, वाइल के ऊपर आ गया हूँ। अब मैंने क्या किया, इस वाइल की जगह कीवर्ड लिख दिया फॉर। ठीक है, फॉर लूप। फॉर लूप जो है सबसे कम्प्लेक्स लूप है, मोस्टली प्रोग्रामर की पसंद यही है। क्यों, वजह ये है कि आपका ये जो वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, काउंटर वेरिएबल, ये आपका 3 स्टेप पे मबनी है। आपके पास यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर आपके पास इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन को कंटेन किए हुए, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 3 लाइन पे मबनी है। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप आपका यही 3 लाइन पे जो आपका काम हो रहा है वो 1 लाइन पे कर देता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मैं अगर इसे कॉपी कर लूँ, इस वेरिएबल कंट्रोल C, तो आप यहाँ पर आएंगे तो इंट काउंटर वेरिएबल। अच्छा, आपके पास ये सेपरेट करने के लिए कॉमा नहीं लगाएंगे, सेमी कॉलन प्लेस करेंगे। उसके बाद आपके पास कंडीशन आती है और कंडीशन के बाद आपका ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है, कंट्रोल V++। आप फिर यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये अब आपका फॉर लूप इम्प्लीमेंट हो चुका है। जस्ट देखिए, मैंने सिर्फ वाइल लूप को याद किया, वाइल लूप के अंदर ही चेंजिंग की, डू वाइल बना दिया, और फिर वाइल लूप में चेंजिंग किया, उसको मैंने फॉर लूप बना दिया। तो बड़ा इजी है आपके पास प्रोग्रामिंग करना, अगर आपको एक चीज़ याद हो जाए। और मैं इसकी एग्जीक्यूटेबल बनाता हूँ, मैं इस टाइम 2 का प्रिंट करवा लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो फिर वो हमारे पास एरर क्या आ गया है, कंडीशन फॉल हो गई। हाँ, डेफिनेटली हमने जो है काउंटर वेरिएबल को कुछ असाइन ही नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं किया। तो 1 से मैं कर लेता हूँ कंट्रोल S। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और अब मैं जाके इसको पहले कंपाइल किया मैंने, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ 2। तो ये हमारे पास
टेबल प्रिंट हो गया जी यूजिंग फॉर लूप, ठीक है, टू वे टेबल प्रिंट हो गया। अच्छा फॉर लूप में ये वाला जो आर्गूमेंट है ना आपके पास, ये आपके पास ऑप्शनल है, आप इसको दोबारा ऊपर लिख सकते हैं। और ये जो आर्गूमेंट है आपके पास ये भी ऑप्शनल है, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने दोबारा वहीं पे लिख दिया जिसने डू वाइल में हमने यहाँ पे वाइल या डू वाइल में, यानी कि आप देखें फॉर लूप के अंदर पहला और जो आपके पास थर्ड वन आर्गूमेंट है वो क्या था, ऑप्शनल था। कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया है, मैंने अब दोबारा से इसको कंपाइल किया है, सॉरी बिकॉज यहाँ पे कॉमा आना था। कंट्रोल एस, मैं अब इसको क्लियर कर लूँ पहले, चले कंपाइल किया मैंने, अब यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया है, कहता है जी मैं 9 का इस बार टेबल प्रिंट करा लेता हूँ। तो ये लें जी 9 का टेबल प्रिंट हो गया हमारा स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारे पास लूपिंग कंस्ट्रक्ट था जिसको आज हमने बड़ी डिटेल के अंदर देखा। इस तरीके से आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, इसकी प्रैक्टिस कर लें। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज़ अरे इन C++। ये अब तक आप सारी गेम जो खेलते आ रहे हैं वो वेरिएबल्स के साथ खेलते आ रहे हैं। वेरिएबल्स की जो तादाद है टोटली डिपेंडेंट होती है आपकी, हमने शुरू में स्टार्ट में सीरीज़ के देखा था, नंबर ऑफ़ इनपुट्स, नंबर ऑफ़ आउटपुट्स एंड नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस, इन तीनों को जमा कर दिया जाए, समअप कर दिया जाए तो आपके पास टोटल वेरिएबल्स जो मिनिमम वेरिएबल्स आपके पास एक प्रोग्राम में होने चाहिए वो आपके सामने उनका एक नंबर आ जाता है। आप उससे कम भी कर सकते हैं लेकिन ये बेटर वे है आपके पास। तो फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम आपके पास इनपुट्स, आपके पास 40 इनपुट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उन तमाम की टाइप क्या है, इंटीजर है। तो ये आपके पास मेमोरी लॉस है, मेमोरी लॉस है, स्टोर एक्सेसिंग मैकेनिज्म बड़ा आपका वीक है, आपको हर वेरिएबल का नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको उसमें कोई सॉर्टिंग का मैकेनिज्म नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपकी ये वैल्यू वेरिएबल ने कब एग्जीक्यूट होना है, इस वाले ने कब एग्जीक्यूट होना है, सॉर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, एक्सेसिव मैकेनिज्म नहीं है आपके पास नंबर को वेरिएबल का नाम आपको बार बार याद करना पड़ेगा और मेमोरी तो डेफिनेटली वेस्ट होगी आपके पास वेरिएबल का साइज़ 4 बाइट आपके पास है, इंट का आप डाटा जो है 4 बाइट से कम वहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं तो बड़ा वहाँ पे मेमोरी का भी ज़िया होता है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ जो डील कर रही है हमारे पास बेस्ट चीज़ जो हमारे पास डील करती है वो है अरेज है। अरेज का टॉपिक है, कंट्रोल एन मैंने यहाँ पर प्रेस किया, लैंग्वेज में गया, सी में जाके मैंने C++ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। प्रीवियस प्रोग्राम को ही मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसकी हेडर्स फाइल्स को मैं कॉपी किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अरे मैं यहाँ पर एक डिक्लेयर करूँगा, अरे बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही है, मैंने इसका नाम अरे ARR रख दिया और यहाँ पे सेमीकोलन प्लेस कर दिया। अब ये एक वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पर इसकी लेंथ पास कर दूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 4, ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या बन गई, एक अरे बन गई है, ठीक है। अगर वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स पास कर दी जाए तो आपका जो कंपाइलर है हमेशा उसको क्या कंसीडर करता है, अरे कंसीडर करता है। ये देखिए अगर मैं इसको कहूँ ARR, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, ये आपके पास एक अरे है और ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। ये आपके पास ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है और ये जो थी आपके पास उस फंक्शन की रिटर्न टाइप थी, ठीक है। तो खैर ये कॉन्सेप्ट हम आगे जाके आप देखेंगे। हमने वेरिएबल को कवर कर लिया, अब तक सारा काम वेरिएबल से कर लिया, अब हम अरेज को डील करेंगे, फिर उसके बाद हम फंक्शंस पे मूव करेंगे। तो खैर अरे यहाँ पर जो होता है आपके पास साइज़ होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे 4 प्लेस करता हूँ और जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 होता है, 0 to 4 इट मीन्स आपने 5 इंडेक्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिए, 5 वेरिएबल जिनका नाम क्या है, हर वेरिएबल का नाम क्या है, ARR, हर वेरिएबल का नाम ARR और उस वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा होगा उसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं कहूँगा ये इस तरह 5 बॉक्सेस बन गए आपके, हर बॉक्स में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 कर लें, यहाँ 6, यहाँ पे आप 7 कर लें, यहाँ पे आप 1 कर लें, 5 बॉक्सेस होंगे और इन ये तमाम वैल्यूज़ किस में स्टोर है, ARR नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर हैं, ठीक हो गया। तो इसको सबसे पहले मैं स्क्रीन पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट
साइज़ का, ठीक है। और सी आउट मैं स्क्रीन पे एंटर द साइज ऑफ द अरे, मैं यहाँ पर अरे का साइज़ इनपुट करवा लेता हूँ और इंट साइज़, और डेफिनेटली मैं इस साइज़ नाम का जो मेरा वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। उस टाइप की मेरे पास एलिमेंट्स की, मेरे पास उतने एलिमेंट्स की अरे बन जाएगी, और उसके बाद मैं इस अरे के एलिमेंट्स को इनपुट करवाऊँगा। तो इनपुट करवाने के लिए आपके पास जब भी आपने इस तरह के स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करना है आपके पास अरे टाइप का, तो आप लूप यूज़ करती हैं। अरे के अंदर आपने इनपुट करवानी है तब भी लूप आएगा, अरे में आपने वैल्यूज़ को आउटपुट करवाना है तब भी लूप आएगा, अरे में आपने सर्चिंग करनी है तब भी लूप आएगा, आपने सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, वैल्यूज़ को तरतीब देनी है तब भी आपके पास लूप इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अगर आपको लूप नहीं आता तो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करें इस वीडियो को, तो आपको लूप के ऊपर जाएँ, पहले उसकी प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद इस यहाँ पर आके इसकी प्रैक्टिस करें। तो आई विल चूज़ फॉर लूप, इंट काउंटर वेरिएबल है तो हमारे पास c इज इक्वल टू 0, चूँकि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, c लेस देन इक्वल टू इंट साइज, जो यूज़र ने साइज़ एंटर किया वहाँ तक हमने लूप लगाना है, और c प्लस प्लस सिंगल इंक्रीमेंट करना है 0 से 1 इस तरह, ठीक है। एंड देन ऑन द बिहाफ ऑफ आवर कंडीशन द वैल्यू ऑफ C इंडेक्स इज, क्या वैल्यू होगी जी C इंडेक्स पे? C हमारे काउंटर वेरिएबल है, 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 0 इंडेक्स इज, आगे हम वेरिएबल लिख देंगे जी हमारे पास अरे की, अगर वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है अरे का नाम लिखेंगे, आगे इस तरह ब्रैकेट्स लिखेंगे, और यहाँ पर आप अपने काउंटर वेरिएबल इंडेक्स नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो इंडेक्स नंबर हमारा C के ज़रिए से चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पर C प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब मैंने इस तरह किया सेमी कॉलन, एंड डेफिनेटली इन द लास्ट आई विल राइट एंडल टू मूव इनटू द नेक्स्ट लाइन, एंड हियर रिटर्न 0 एंड क्लोज, कंट्रोल S, array.cc सेव किया मैंने, और कंपाइलर यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर लिखा g++ array.cc, एग्जीक्यूट के लिए a डॉट एंटर द साइज ऑफ द array, आई विल राइट 4। तो आपके पास क्या हुआ, उसने यहाँ पर अच्छा एरर आया हमारे पास, तो उसने क्या किया, एरर को वजह से उसने इस लाइन को स्किप कर दिया और डायरेक्टली ये तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया है। सही है, स्किप किसी को भी नहीं किया। मेरे ज़हन में आ रहा था कि हमने ना अरे के अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करवाया, जब हमने वैल्यूज़ इनपुट ही नहीं करवाई तो उसने डेफिनेटली वैल्यूज़ अपनी तरफ से डिस्प्ले करवानी थी, तो उसने गार्बेज डाटा डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। और आप चेक कर सकते हैं 0 to 4 प्रिंट हुआ है, मैंने यहाँ पे साइज़ 4 दिया था ना, तो 0 to 4 इट मीन्स 5 वैल्यूज़ प्रिंट हुई और 5 की 5 गार्बेज डाटा प्रिंट हुआ है। पहले तो ये वाला काम मुझे तब करना चाहिए था जब मैं इनको 5 की 5 को इनपुट भी करवाता ना, तो मैं इनपुट भी करवा सकता हूँ। तो अरे में इनपुट के लिए मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा, ये तो मेरा आउटपुट के लिए हो गया। मैंने कंट्रोल C कॉपी किया, यहाँ पे आके जी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर, और इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ जी, एंटर C+1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी वैल्यू C+1, इसलिए मैंने किया 0+1 एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, एंटर 1 वैल्यू, एंटर 2 वैल्यू, एंटर 3 वैल्यू, एंटर 4 वैल्यू, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे ये उसके इंडेक्स नंबर पे जाके एंटर होती जाएगी। हैंडल जो है हमारे पास नहीं आता इसके अंदर है, बल्कि हैंडल डालते हैं हम, ठीक है, हैंडल डाल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम जाके इसको इनपुट करवा लेंगे। स्टाइल को ज़रा देखिएगा, स्टाइल बड़ा मैटर करता है आपका प्रोग्रामिंग के अंदर। आप अच्छे प्रोग्रामर अगर हैं, आपका कोडिंग स्टाइल बिल्कुल फजूल है, तो आप ज़रा भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं है, ठीक है। और मैं इसको अगर डिस्प्ले, हाँ इस चीज़ को मैंने जो है वो करवाना था, रिमूव करना था।
और बल्कि इसको भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सी इन है, तो डेफिनेटली वो हमारे पास न्यू लाइन में ले आएगा। अब मोर देन वन स्टेटमेंट है हमारे पास, तो करली ब्रेसेस में तो स्टोर करवाना ही पड़ेगा इसको, ठीक है, इसको इसमें बंद करना पड़ेगा। तो इनपुट हुई जी हमारी अरे, कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया जी। अब मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ पहले और इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ। एंटर 4 की आ गई। एंटर फर्स्ट वैल्यू मैं कहता हूँ 2, एंटर सेकंड वैल्यू मैं कहता हूँ 6, मैं कहता हूँ 9, 1 2 56। तो ये ले जी आपके पास 4 की 4 वैल्यूज़ आपने इनपुट करवाई और 4 अरे का साइज़ हुआ 4, उसकी अरे बन गई 5, ठीक है, ये आपके पास अरे बन गई। तो जाहिर सी बात है 1 से 4 5 ही बनेंगे, 0 से 4 5 ही वैल्यूज़ बनेंगी। तो 5 की 5 वैल्यूज़ आपके पास इनपुट भी होगी और आपके पास 5 की 5 डिस्प्ले भी होगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम था आपका अरे के ज़रिए से। इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। ऑपरेशन अरे में लेके आते हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हमने देख लिया, अब सर्चिंग रह गया हमारा। अब सर्चिंग को देख लेते हैं। सर्चिंग जो है आपके पास अरे में दो तरह से इम्प्लीमेंट होती है, एक आपके पास लीनियर सर्च है और दूसरी आपके पास बाइनरी सर्च है। तो अब हम लीनियर सर्च को सिक्वेंशियल सर्च कह लें, आप इसे लीनियर सर्च कह लें, व्हाटएवर आप एक सीरीज़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं कॉमा इंच नाम, ठीक है, इसी में कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पर पहले मैं अरे इनपुट करवाऊँगा, फिर उसके बाद अरे इनपुट होने के बाद यहाँ पे जाके मैं एंटर द वैल्यू टू सर्च, ठीक है, और यहाँ पर नाम उस वैल्यू जिस वैल्यू को मैंने सर्च करना है। और डेफिनेटली आई विल प्लेस बैकस्लैश n here to move into the new line। और ये हमारे पास इनपुट हो गई। आई विल राइट वन मोर। ये इनपुट होने के बाद जस्ट अब हमने क्या करना है, हमारी अरे फिर प्रिंट हो गई है, ठीक है, अरे प्रिंट हो गई है। और अरे को प्रिंट नहीं करवाते अब हम जस्ट लूप ही लगाते हैं। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हमें एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। मैं पहले इस लाइन को, चलिए इसको आगे नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे अब हम जस्ट इसी लूप के अंदर जहाँ पे प्रिंट हो रहा था, मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंच नाम अगर मेरे पास इक्वल है ये वाली वैल्यू जो यूज़र ने सर्चिंग के लिए एंटर की है, अरे के किसी भी इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू के बराबर है। अरे का क्या नाम होता है, अरे ऑफ सी, ठीक है, अरे के किसी भी इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू के बराबर अगर ये हमारी वैल्यू ये वाली जो यूज़र ने एंटर की है वो उसके बराबर है, इक्वल है, कंपेयर कर लिया हमने, तो स्क्रीन पे जी मैसेज प्रिंट हो। स्क्रीन पे क्या मैसेज प्रिंट हो जी, वैल्यू फाउंड का, वैल्यू फाउंड एट इंसर्ट का बटन ये प्रेस हो गया है क्योंकि रिप्लेस हो रहा है। अब देखिए सही है, वैल्यू फाउंड एट, सॉरी इसको मैं नहीं करूँ, वैल्यू फाउंड एट। आगे इंडेक्स आपने प्रिंट करवाना है, इसको तो आप डिलीट करें ना। आप यहाँ पर कह दें जी इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाना है ना आपने, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सी लिखेंगे, सी, और यहाँ पर डबल कोट में इंडेक्स, ठीक है, विच इज़ द मैं पोजीशन भी प्रिंट करवा रहा हूँ ना, तो पोजीशन के लिए मुझे C+1 करना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। द array, ठीक है, एंड here we go \n, डेफिनेटली आई विल राइट \n, कंट्रोल S मैंने प्रेस किया है। तो ये सीक्वेंशियल सर्च है। ज़ीरो वैल्यू है, ज़ीरो अरे ऑफ ज़ीरो, वैल्यू ज़ीरो से कंपेयर होगी, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो दोबारा C++, 1 होगी, 1 से मैच होगी, 2 होगी, 3 होगी, अप टू सोना अरे के साइज तक ये चलता रहेगा लूप और ये हमारे स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट आउट हो जाएगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ जी। अब मैं यहाँ पर आया, कंपाइल किया, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एंटर द साइज ऑफ द अरे, आई विल राइट 4, एंटर फर्स्ट वैल्यू 23, एंटर 67, एंटर द वैल्यू टू द सर्च। क्या वैल्यू सर्च करनी है जी, फॉर एग्जांपल
मैं कहता हूँ 12 को सर्च करो। द वैल्यू फाउंड एट थर्ड इंडेक्स विच इज़ द फोर्थ पोजीशन ऑफ द अरे। ठीक हो गया, फोर्थ पोजीशन 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन ऑफ द अरे। वैल्यू फाउंड एट थर्ड इंडेक्स विच इज़ द फोर्थ पोजीशन ऑफ द अरे। तो ये हमारे पास सर्चिंग थी, सीक्वेंशियल सर्च, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया C++ के अंदर यूजिंग अरे के ऊपर। अब हम जो अगली नेक्स्ट टाइप सर्चिंग की देख लेते हैं, वो है हमारे पास बाइनरी सर्च है।